अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके बाटापुर में सौतन ने सौतन को कत्ल कर दिया। पुलिस की तफ्तीश इंतहाई सुस्त रवि का शिकार, जबकि वुरसा जो हैं वो इंसाफ के लिए दुहाइयां देते फिर रहे हैं। क्या पुलिस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में कामयाब होगी और जो वुरसा हैं उनको इंसाफ मिल सकेगा? ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। कत्ल की अंधोनाक वारदात बाटापुर के इलाके में पेश आई, जहां पर सौतन ने शौहर की पहली बीवी को कत्ल करने का प्लान बनाया और फिर उसको कामयाबी से एग्जीक्यूट भी कर दिया और इंतहाई बेदर्दी से खातून को कत्ल करने के बाद खुद मौके से फरार हो गई। जबकि जो जिसको शरीक मुलजिम बनाया वो इसका मुलाजिम था, जिसको इसने चंद हज़ार रुपए की लालच दे के कत्ल करने पर आमादा किया था। मकतूला के लवाहिकीन जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये वारदात कैसे पेश आई। क्या इनको कभी पहले मकतूला ने बताया था कि उनके साथ घर में कैसा सलूक होता है या उनको कत्ल किया जा सकता है? जो मुद्दई मुकदमा है वो उनके भतीजे हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे बात करते हैं। यार, आपका नाम क्या? हसन। आपने अपनी फूफो के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया? जी बिल्कुल। क्या वजह बनी इस कत्ल की? वजह कह लें कि कोई ज़ाती उनके साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी उनकी। ये था कि सौतन थी और हसद थी, ठीक है। हमारी मेरी जो फुफो थी उनके साथ उनका रवैया पहले दिन से ही बहुत गलत था। आपके फूफा का? फुफा का नहीं, ये जो आई हैं सौतन। फुफा का तो कह लें कि जब से शादी हुई है तब से ही उनका कोई अच्छा बिहेव नहीं था उनके साथ, ठीक है। इसी वजह से दूसरी शादी की भी नौबत आई है। आपने मुकदमे में कितने लोगों को नामजद किया? नामजद 2 बंदे थे, बाद में ये जो गनमैन है इसे बाद में नामजद किया। किन को नामजद किया आपने मुकदमे में? ये नामजद जो थे ये किश्वर थी और इसका भाई था साथ पहले, ठीक है। ये नामलूम में थे, इसका गनमैन था, इसे फिर नामजद किया दोबारा। ठीक है। अब पुलिस ने कितने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और कितने मफरूर हैं? एक बंदा गिरफ्तार है, पहले दिन से गिरफ्तार है। उसके बाद अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई हमारे केस। और केशवर जो जिनके केशवर वो जमानत पे है, अभी इंटरम पे है। और आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछा कि क्यों अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके? तीसरा बंदा, एक तो इंटरम पे, दूसरा जो उसका भाई है वो उसने भी इंटरम करवाई है। बाजी, आप बताइएगा कि बहनें जो हैं वो आपस में हर चीज़ जो है वो शेयर करती हैं। इस कत्ल के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? आपको क्या समझ आता है क्यों कत्ल किया गया? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੋਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਕ ਸਲੈਕ ਨਾ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ कितना जाए। पहले शादी हुई थी आपकी बहन की? 20 साल हो गए ने शादी हुई, 10 साल बाद उन्हें शादी की थी। दूसरी शादी दूसरी की थी जो जिसने मारा है किश्वर ने। ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਿਛੋਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਹੀ, ਨਾ ਬੋਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। बोदा कौन है? बोदा ਇਹਦਾ ਖਾਵਾਂ ਦੇ, मेरी भैन जी बनवाई साडा बड़ा। आपको बहन ने क्या बताया आज? कभी कोई जिक्र किया क्या घरेलू हालात है उनके? बहुत खराब ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ जी। ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਏ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਛੋਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਈ ਹੈ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਕਰੀਏ ਕੁਛ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਹੋਣ ਡਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਾਰਨਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੰਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਚਵੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਸਦੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹਫਤੇ एतवार ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। इन सारी लड़ाइयों का आपके बहनोई को पता था कि दोनों हाँ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ। तो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ हथों मार जाना। वो औरत कौन है, कहाँ की रहने वाली थी? वो शेखपुरे की औरत है। और क्यों कत्ल करना चाहती थी आपकी बहन को? यही बात बताई है ना कि उसने अपनी जिंदगी से निकालना था अपने खामद की जिंदगी से, कि इन्हों मैं नहीं रहने देना, सिर्फ मैं हुआ, मेरे बच्चे हों। जब आपके बहनोई ने दूसरी शादी की तो उस औरत जो किश्वर है उसको मालूम नहीं था कि पहले से शादीशुदा है? पता सी, सारा ही पता सी।
ਉਹਦੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆ तो है बहनोई ने दूसरी शादी क्यों की आपके? बच्चे नहीं सी हैगे, अच्छा, बच्चे तो नहीं सी सलूक है कैसा था आपके बहनोई का आपकी बहन के साथ? कोई अच्छा सलूक नहीं सी, बिल्कुल ही अच्छा नहीं सी सलूक, इंतहाई घटिया सलूक सी। तो खर्चा वगैरह कौन उठाता था? खर्चा कदी 6 महीने साल पिछो 2000 3000 साल 6 महीने पिछो बहुते मेरे भरा देंदा सी। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੀ ਅਸਾਂ ਲੈ ਲੂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ। अच्छा भाई आप बताइएगा, जब खर्चा भी आप अपनी बहन का खुद उठाते थे और जैसे बाजी बता रही हैं कि 20 साल की शादी के अंदर वो कभी खुश भी नहीं थी और शौहर जो था वो उनका ख्याल भी नहीं रखता था, तो फिर क्या वजह बनी कि इतना लंबा रिश्ता निभाया गया और बिल आखिर आप लोगों ने अपनी बहन को दी? ये दरअसल हमारा ना ये सगी पुप्पो का बेटा है, अच्छा जो बहनोई बनोई, ये पुप्पो का बेटा है। इसकी जो बड़ी बहन है उसकी मेरे बड़े भाई के साथ शादी हुई है, यानी कि करीबी अजीजदारी हैं, ठीक है। तो इसकी भी शादी उधर हुई थी, तो मुझे तो कभी उसने नहीं बताया था कि मेरे साथ इसने ऐसे किया ऐसे किया। इनसे ही आगे बातें करती थी, इन्होंने भी मुझे कभी नहीं बताया था कि भी आपकी बहन के साथ ये सलूक हो रहा है, वरना मैं शायद पहले ही कुछ करता। तो किस्सा मुख्तसर वो उसको मरी को जाके देखा है उधर, तो फिर लोगों ने बताया जी ये जुल्म होते रहे हैं, ये जो जिनके साथ पहले भी बातें करती थी। मुझे तो कभी किसी ने पूरी बात बताई ही नहीं। तो आप खर्चा किस बुनियाद पे देते थे? खर्चा नहीं देता था उसको, कभी दे देता था कभी नहीं देता था। कोई 20,000 15-20 हज़ार महीना उसको मैं दे रहा था। नहीं यही पूछ रहा हूँ ना, आपको आप क्यों खर्चा देते थे? कोई मामला मसले थे तो देते थे या नहीं, वो शुरू से ही कंजूस है पैसों के मसले में, क्योंकि दूध उनके घर का खाने पीने का सारा सामान उसको नीचे से मिल जाता था। वो जो उसके पर्सनल अखराजात थे वो मैं सारे देता था, रहती वो उधर ही थी, वो सारे वो देखता था मामला, छोटे मोटे जितने भी थे। ये इस हद तक ये बोदा था, इस हद तक था कि जो छत के ऊपर जो बाथरूम बना हुआ है ना, उसकी छत मौजूद नहीं है। एक औरत बगैर छत के अगर बाथरूम में नहाती है तो लानत किसके ऊपर पड़ती है? उसके खामद के ऊपर, कि खुद ये डेरे बनाए, कोठियाँ लेके दे दूसरी बीवी को, और वो ऊपर बगैर छत के रहे। डूब मरने का मकाम इस बंदे के लिए। और ये कायनात का सबसे बड़ा जो लानत का मुर्तकब बंदा है मेरी नज़र में, वो बोदा है, इसका खामद। तो जब ये इतने मसाइल चल रहे थे तो आपने कभी अपने बहनोई से बात की? और कत्ल के बाद उसका हमने क्या उनसे कहना है? काफ़ी दफ़ा कहा है यार बंदे का पुत्र बनो, इसको नहीं रखना तो उसको छोड़ दो। फिर 2 महीने हालात बेहतर कर देता था, बाद में फिर वही कुछ, फिर हालात बेहतर हो जाने, फिर वही कुछ, यानी कि वो अपने आप को उसने बदला ही नहीं है। अब जैसे ये बता रहे हैं आपके भतीजे कि कत्ल के अंदर जो मुकदमा दर्ज कराया गया है वो उनकी दूसरी बीवी, उसके बीवी के भाई और मुलाजिम के ऊपर दर्ज कराया है। जी। तो बहनोई का भी इसमें कोई किरदार है आपके? बहनोई वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं था, लेकिन हमें कत्ल के बाद में पता चला है, जब ये मौके पे आया उधर, तो ये आके कहता है मैंने तो सायरा को कहा हुआ था कि कोई भी आए तो आपने दरवाज़ा नहीं खोलना। तो इसका मतलब है बोदे को पता था, उसको फिर पता था कि उसने इसको अलानिया कहा हुआ था मैंने सायरा को मार देना है। तो इस करने बंदे ने इसका अल्लाह खाना खराब करे, इसका बेड़ा गर्क करे, और अभी भी ये अपनी बीवी को प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे? उसके हमारे केस में ये मुदाखलत कर रहा है, नज़रअंदाज हो रहा है हर तरह से, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने मुलाजम को भी, और उसको भी, अपने साले को अली हसन को जो झूठा वकील बना हुआ है उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है, अपनी बीवी को तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है। तभी पुलिस क्या कहती है? पुलिस नहीं करा सकी जी? पुलिस की इंटेरोगेशन जारी है। इकबाल जुर्म उस लड़के ने कर लिया हुआ, शायद आपको पता ही होगा, उसने इकबाल जुर्म कर लिया है, तो सारा कत्ल तो नंगा हो गया है। उसने सीधा सीधा बता दिया जो हुआ है। तो आपके बहनोई का कहते हैं आपकी बहन कैसे फौत हुई है? वो तो कत्ल हुई है कि नहीं? वो कह रहा है जी कत्ल हुई है, लेकिन मेरी बीवी ने नहीं किया। फिर किसने? मेरी बीवी के गनमैन ने किया है। और गनमैन कहता है कि बीवी, अब गनमैन तो कह रहा है हम दोनों ने मिलके किया है, तो हकीकत भी यही है, दोनों ने मिलके किया है। तो हम तो किसी निजात बंदे को फंसाना नहीं चाहते, और अल्लाह ना करे कि हम किसी निजात बंदे को फंसाएं। पुलिस आप लोगों के साथ ताउन कर रही है इस कत्ल में या दबाने की कोशिश? ये हमारी जो तफ्तीश है ये सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि जो मुकदमे में जो हमने CDR निकलवाई थी उसमें बहुत सारे लोगों के साथ बोदे की जो बीवी है इसका राब्ता था। उन लोगों को अभी तक पुलिस इंटेरोगेट नहीं कर रही। अगर किसी को इंटेरोगेट किया भी है तो ना होने के बराबर, यानी कि उस पर हमें तसल्ली नहीं है। वो जो लोगों को जिनको इंटेरोगेट किया,
वो जो मुलजम है वो तो शुक्र है अल्लाह का मौके पे पकड़ा गया, उसने कबाले जुर्म कर लिया तो हमारी कुछ इज्जत रह गई है, वरना हमारा तो बुरा हाल हो जाना था। इन लोगों ने तो वो कत्ल था, वो बोदे ने अपने मुखालफों के ऊपर डाल देना था कि जी ये वो करामत ग्रुप है, उन्होंने मारी है। सही। वो तो शुक्र है अल्लाह का मौके पे पहुंच गया तो हमारी जो इज्जत है वो बच गई है, वरना फिर इस बोंदे ने अपनी ही दुश्मनी में हमें फिर धकेल देना था और हमारी अगली नस्ल में भी इसके साथ साथ ही रहना था। हमारी औरत कत्ल हो गई है तो अब हम इनको मारें इनके साथ मिलके, वो तो अल्लाह ने हमें बचाया भी है और अल्लाह का इस पे अज़ाब नाज़िल हो गया। सही, बहुत मेहरबानी। आपने मकतूला के बुरसान की बात सुनी कि पुलिस जो है वो तफ्तीश इंतहाई सुस्त रवि का शिकार करी है। CCPO लाहौर जो बहुत बुलंदो बांध दावे करते हैं कि तफ्तीश वो खुद देख रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के अंदर मेरिट को इंश्योर किया जा रहा है। ये केस है कि इनकी बहन भी कत्ल हो गई हैं, मुलजमान जो हैं वो इंटरमों के ऊपर सामने फिर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है ना तो अब तक उन मुलजमान की इंटरम जो है वो कैंसिल करवा सकी और ना ही चलान जो है वो मुकम्मल कर सकी है। और इनको ये भी खदशा है कि इनकी तफ्तीश के अंदर जो है वो मनूवरिंग ना कर दी जाए, कोई हेर फेर ना कर दी जाए, जिसकी वजह से आपने इनके जज्बात भी देखे। आला अफसरान को भी चाहिए कि वो इस मुकदमे को की तफ्तीश को संजीदगी से लें और जो मुलजमान उनको कैफरे करदार तक पहुँचाए। बाटापुर पुलिस ने इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और मुलजिम जो है वो इस टाइम बाटापुर पुलिस की हिरासत में। उससे जानते हैं कि उसने किस वजह से इस औरत को कत्ल किया, क्या कोई ज़ाती दुश्मनी थी या क्या ऐसी मुहरिकात थी जिसके पीछे उसको कत्ल करना पड़ा। तुम्हारा नाम क्या? रिजवान। रिजवान, तुमने किसको कत्ल किया है? मलक की बीवी को है। मलक की बीवी को मलक जानते थे? नहीं, मैं नहीं उन्हें जानता। तो फिर कत्ल क्यों किया? बहुत जड़ी थल्ली जड़ी बाजी नहीं किश्वर जड़ी बीबी ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆ ਉੱਤੇ। वो ईश्वर कौन है? ਇਹ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ। दूसरी बीवी? हाँ जी, जे चलाद है 5 बच्चे ने जे। अच्छा, तो जिसको तुमने कत्ल किया उसका क्या नाम था? उसका नाम सारा था पता। अच्छा, तो सायरा को तुम जानते नहीं थे? नहीं, मैं नहीं ना उत्ते कभी चीज़ भी नहीं लैन गया। एक दो बार मैं उत्ते गया हाँ बर्फ लैन, तो उस बाद मैंने एक दो बार मैंने बाजी ने डकिया भी तो मैं मुड़ गया एक दो बार। फिर एक दिन इन्हें रात पे इन्हें मार छड़िया नाल खड़े मैनू इन्हें नाल खड़िया वे। इन्हें मैनू मैं डेरे च लम्मे पिया है, मैनू इन्हें बालों ने घर सद्या वे। घर सद के इन्हें मैनू 500 रुपया दिता वे, सलाह की इन्हें दिहाड़ा पैसे देंगे। वो इन्हें गलों च मैं आ गया वा। इन्हें मैनू 500 रुपया दिता, मैं मोटरसाइकिल लई डेरे च जलो पिंड गया वा, उत्थों मैं स्प्रे लियांदी लैके आया वा। स्प्रे कौन सी स्प्रे? वो हरे जे रंग की एडी की बोतल थी 280 की आई थी। किस चीज़ की का स्प्रे था वो मच्छर दी ही। अच्छा, मच्छर मार दी रही वो लियांदी मैं लिया के दी। मैं बाजी नहीं दे के मैं बाहर आया एक करा, फिर मैं वाशिंग हो गया घर, फिर दोबारा गया ना कि हाँ भी तैयार है। मैं हाँ जी, इन्होंने कहा चल, फिर मूँह तो दुपट्टा बने दुपट्टा बन के ही लगे गए उत्ते। उत्ते जाकर बुआ खड़काया वे पति दे बहाने, वो बाजी ने फिर पति दी है। वो जो पति दे के अंदर चली ने फटाफट बूहे के नाल होए हैं, बूहे में धक्का लाया वे। वो स्प्रे का फुहारा मारिया बाजी ने, यकदम पीछा गई, बैड के उत्ते ही घुलते रहे हैं, उत्थे नहीं काबू आई। जेड़ा नाल दराज पिया है ना, बाजी ने जो दूसरी ना जो स्प्रे मारी है ना, उन्होंने किते गिलास पानी वाले गिलास में किते हथ वज्या, उतों किते पैर तिल गया, पैर तिल गया सारी थले डिग पई, उत्थे ही काबू कर लिया बाजी ने। अच्छा, वो तो एक बांह मैं फड़ लिया वे तो मैं गले में हथ पा लिया। एक साइड से बाजी ही, उन्हें भी बाँह बूह फड़िया, उन्हें फिर जो बाजी के साह घट गए ना, फिर बाजी ने उत्ते पैर रखे उत्ते, वो एक हथ फ्रिज में पाया वे, साह मुक गए हैं। वो फिर चीज़ा चूज़ा जो मर गई है ना, बाजी ने चेक करा, मैं चेक किया, मैं बाजी मर गई। तू कि चेक किया? गोडे मुद्दे मार के। अच्छा, उन चेक किया वे, मैं बाजी मर गई। बाजी ने आके उठ, फिर वो चीज़ा चूज़ा सैट कीतियां ने, अं बाहर निकले हैं, बूआ शुआ ढो गए, AC उसी उवें ही चलन दिया ही अर्श। अं फिर बूआ ढो के बाहर निकल के फिर थल्ले आ गए हैं। आ गए फिर मैं कपड़े बदले डेरे च, मैं डेरे च कपड़े बदल के फिर घर आया वा। फिर एक कप चाह खड़ी बना के मैं चाह दे के बंदे ने जाके फिर मैं सौ गया, कपड़े मैं बदल के सुट छड़े हाँ डेरे के मगर। थल्ले वाली बाजी का उतली बाजी का ताल्लुक की सी आपस? ये बोलते तो जो ना को नहीं है, मैं नहीं इन्होंने वेख्या बोलते तेन सिर्फ 500 रुपए का ही उन्होंने किया सी या होर पैसे भी देने थे? और वो तो मैंने इन्हें 500 रुपया दिता ही स्प्रे वास्ते कि स्प्रे लियानी,
ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਲਚ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੂ ਨਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਫਿਰ? ਡੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੋਲਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਡੇਰੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਬਾਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਡੇਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੋ ਜਾ ਕੇ, ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਲਾਨ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ? ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਬਸ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਨੇ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ? ਬਸ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਇਆ? ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਲ ਬੂਲ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ? ਉਤਲੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ। ਕੀਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਵਾੜੇ ਹਾਂ। ਵਾੜੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਂਝ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਅਲੀਆ ਸੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ लिया के छड़िया। आपने मुलजिम की गुफ्तगू सुनी। मुलजिम को पैसों की लालच दी गई, जिसके बाद वो जो कातिल औरत है कीश्वर, जिसने सारा प्लान बनाया, उसके साथ ये कत्ल करने पे राज़ी हो गया। उसके बाद इन्होंने प्लान बनाया कि मच्छर मार स्प्रे जब औरत के मुंह पे करेंगे और उसके बाद जब वो बेहोश हो जाएगी तो उसके बाद उसका गला दबा देंगे। और ऐसा ही इन्होंने किया, लेकिन औरत ने बीच में मज़ामत की, जिसकी वजह से इनको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ा। उसके बाद इन्होंने ऐसे कोशिश ये की कि मौके को ऐसे किया जाए कि वो तिबई मौत मरी है, लेकिन चीज़ें जैसे खुलती गई तो ये चीज़ सामने आई कि इसने और जो उसकी दूसरी बीवी है मुलजिम की, उसने इस औरत को जो है कत्ल किया है। मुकदमा जो है वो किसकी मुद्दईयत में दर्ज हुआ है और पुलिस की तफ्तीश अभी तक कहाँ पे पहुँची है। जो औरत है जो इसके साथ कत्ल में शरीक है वो अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुई, ये तमाम चीज़ें जानते हैं। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस केस में कत्ल का मुकदमा जो है वो थाना बाटापुर में दर्ज किया गया था और ऑपरेशन पुलिस ने ही फौरी तौर पे कार्रवाई करते हुए मुलजिम को मौके से गिरफ्तार किया था। एक मुलजिम जो है वो पुलिस की गिरफ्त में, जबकि 2 मुलजमान जो है वो इंटरम बेल के ऊपर हैं। SHO थाना बाटापुर हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। फारूक साहब, बड़ा अंधोनाक वाक़या आपके इलाके में पेश आया और खातून को बड़ा बेदर्दी से कत्ल किया गया। ये कोई ज़ाती दुश्मनी है या कोई और मामला है? ये एक रिवेंज है। ये इसको हम ज़ाती दुश्मनी तो नहीं कह सकते। ये इसमें एक ख़वातीन में ज़रूरी नहीं है। ये एक पाई जाती है कि हालांकि सारी जो इनकी प्रॉपर्टी हैं वो भी अलहदा हैं, वो कोई ऐसा इशू भी नहीं है। बस ये एक दिल की गुस्सा है जो निकाला है, क्योंकि जो कत्ल जिस तरह से किया गया बेदर्दी से, उसमें भी आपको एक रिवेंज और गुस्सा नज़र आता है। यानी कि गर्दन के ऊपर खड़े हो जाना पाँव से और उसको दबाना और फिर मरने के बाद पानी डाल के चेक करना कि क्या ये खातून जिंदा है या अभी फौत हो गई। तो इस तरह के मामला होते हैं। ये थोड़ी साइकेट्रिक प्रॉब्लम में होती हैं लोगों में, कातलों में नॉर्मली। तो इंशाल्लाह तफ्तीश चल रही है। इसमें सारे शवाहिद जो हैं DNA टेस्ट करवाए गए हैं, उसके बाद CDRs हैं, फिर वो सारे शवाहिद इकट्ठे हो रहे हैं। इंशाल्लाह ये बड़ी जल्दी यकसू हो जाएगा। जिस मुलजिम को आप लोगों ने मौके से पकड़ा जी, उस मुलजिम का कत्ल से क्या ताल्लुक है और वो उसको मोटिवेशन क्या थी कत्ल करने की? क्योंकि वो तो बताया जाता है कि मुलाजिम है सिर्फ। वो मुलाजिम है। वो जो खातून जो अभी मुलजम है, जिस पे इल्ज़ाम है, वो किश्वर बीबी का नौकर है। वो अपने गांव से ही साथ लाई थी। तो ज़्यादा एफिलिएट वो अपनी, यानी जो सेकंड वाइफ है
2 सौकने हैं बेसिकली, तो वो इसके साथ ही अटैच था और बचपन से ही साथ रह रहा है। तो सबको पता है, ये तो साबित हो चुकी तफ्तीश में कि जो स्प्रे है वो मंगवाया है, वो पुलिस ने वहाँ से जहाँ से ये बाइंग हुई है वो सारी फुटेज एवरीथिंग पुलिस के पास है, एविडेंस। तो ये जो मुलजिम आपके पास हिरासत में है, इसने क्या बताया क्यों कत्ल किया गया है और ये उसमें शरीक क्यों हुआ? ये चूँकि जो इस तरह के नौकर होते हैं वो मालिकों के मतलब उनकी साइकी होती है कि मालिक की हर बात मानते हैं, वो गलत है या सही है उसको वो इतनी सेंस नहीं रखते कि वो उसको समझ सकें कि ये जो हम काम कर रहे हैं इसका आफ्टर मैथ क्या है। तो वो उसने अपने मालिक का कहना माना है, तो वो साथ शरीक जुर्म है, जितनी सजा उसकी है वो साथ उसकी शरीक। तो उसने ये नहीं बताया कि उसकी बीवी ने उसको कत्ल करने के लिए क्यों वर्गलाया और कत्ल किया क्यों? वो ये बात वो उसने बताई है कि इनकी पहले भी झगड़ा रहता था, वो उससे उसकी पर्सनैलिटी से उस खातून की खाइफ थी। हालांकि उसके तो बच्चे भी नहीं हैं और इसके 5 बच्चे थे, लेकिन वो उसकी पर्सनैलिटी से हमेशा ही वो गुस्से में और वो रिवेंज में रहती थी कि ये क्यों है यहाँ पे। हालांकि वो मेरे ख्याल में वो अगर अपने हस्बैंड को कहती तो वो उसको डिवोर्स दे देता। मुकदमे में 3 लोगों को नामजद किया गया, लेकिन जो मकतूला के वर्सा हैं वो कहते हैं कि शौहर को पता था कि ये जो हमारी बहन है उसको नुकसान पहुंचा सकती है, ईश्वर बीबी, और उसने इसका बरबला कई दफ़ा इजहार भी किया था और मकतूला ने अपने अहले खाना को भी बताया था। तो उसके शौहर को शामिल तफ्तीश नहीं किया जाएगा? जी अभी बड़ी अर्ली स्टेज है, कोई बात ऐसी कर देना जो तफ्तीश में बाद में मुलज़म को फ़ायदा दे। चूँकि सारी अब वो रवायती तफ्तीश है नहीं, DNA है, मैंने आपको पहले बताया, CDRs हैं, वो सारी बातें यूँ वाज़े हैं। तो इस पे सीनियर्स की बड़ी नज़र है, वो SP साहब कैंट इन्वेस्टिगेशन तो इसको खुद देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये चंद दिनों की या चंद घंटों की बात है, ये क्लियर हो जाएगा सारा मामला। जो बाकी जो हैं जो मुलज़म जिनका मुद्दई कहते हैं और जिनका वो नाम लेते हैं या जिनका नाम नहीं भी है, वो सब क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। आपने SHO थाना बाटापुर की गुफ्तगू सुनी। फारूक असर रहमान साहब का कहना है कि दोनों खवातीन जो थी उनके दरमियान ये मामला चला आ रहा था और जिस खातून के ऊपर इल्ज़ाम है कत्ल करने का उसका कोई हसद वाला मामला था, क्योंकि जायदादें वगैरह सारा कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन वो पर्सनैलिटी क्लैश था जिस वजह से वो अपनी जो सौतन थी उससे हर वक्त खाइफ रहती थी और इसी बुनियाद के ऊपर उसको कत्ल किया है। तमाम शवाहिद जो है वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। एक मुलजिम जो है वो मौके से हिरासत में ले लिया गया हुआ है, जबकि 2 जो है वो इंटरम के ऊपर हैं। DNA और दीगर जो फ्रांसिक एविडेंसेस हैं उनका इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद केस को कंक्लूड कर लिया जाएगा। ज़िंदगी में तो यूँ तो बहुत सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर ऐसी कोई मुश्किल आ जाए कि एक आपकी बीवी जो है वो कत्ल हो जाए और दूसरी बीवी के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लग जाए, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो मज़ीद मुश्किल हो जाती है। इस टाइम हमारे साथ मलिक शाहिद ऐवान साहब मौजूद हैं, जिनकी एक अहलिया जो है वो बाटापुर के इलाके में कत्ल हो गई, जबकि इस कत्ल का मुकदमा जो है उनकी दूसरी अहलिया और उनके मुलाजिम और एक बरादर निस्बती के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है। मलिक साहब से जानते हैं कि कितना मुश्किल है इस केस को परसू करना और ये क्या समझते हैं कि इस केस के अंदर इंसाफ के तकाजे जो वो पूरे हो सकेंगे कि नहीं। मलिक साहब, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। बहुत अफसोस है कि एक जानिब आपकी अहलिया जो है वो कत्ल हो गई हैं, दूसरी जानिब आपकी जो दूसरी अहलियाँ हैं उनके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगा है जी। आप क्या समझते हैं, क्या सच है, कितना इसके अंदर झूठ है, क्या है क्या ये मामला? नहीं, मैं तो उस दिन पता की था, इधर नहीं था, उधर ही मुझे इतला हुई गई है। जब वापस आए आने से पहले ना तो मुझे इन्होंने किसी ने कोई देखने दिया है, ना किसी नौकर को मुलाजिम को पूछने दिया है कि ये क्या वाक़या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे आने से पहले इन्होंने मेरे रिश्तेदारों ने इतना शोर इधर डाला था, पुलिस वगैरह सब आई थी। आज तक हमारे दुश्मनदार हैं, वैसे इधर इलेक्शन भी लड़ते हैं, इधर कोई भी मामला अगर हो तो मेरे डेरे पे इधर परे वगैरह आती हैं और सारे मामला इधर तय हो जाते हैं। जो हमसे ना हो वो पुलिस के पास जाता है। मैंने आके अपने मुलाजमों से सारा पूछगिछ करनी थी कि ये क्या हुआ है, कैसे वकूआ हुआ है। रात को इधर भी मुलाजम होते हैं, गार्ड भी होते हैं सारे। मेरे आने से पहले इन्होंने, जब मैं इधर बाजार गली में आया हूँ ना घर की में, तो इन्होंने शोर वगैरह डाल दिया था। मेरे साल जो वगैरह ने, ये जो मेरे मामू के भी बेटे हैं, पहले हमारे बहुत इनके साथ अच्छे तल्लुकात थे, कोई ऐसा मसला नहीं था। मेरे दोनों घर दोनों साल एक दूसरे को इधर मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं,
कोई एक दूसरे से डिस्प्यूट नहीं था, ना कभी मेरे घर में कोई झगड़ा आज तक हुआ है। एक तो होता है ना किसी को आपस में दोनों बीवियाँ ये लड़ती हो या कोई लैद की दामद, कोई ऐसा मसला मेरे घर में नहीं था। इस वक्त तो बिल्कुल सुकून था। जो आपकी अहलिया कत्ल हुई जी। हैं, उनके जो वर्सा हैं, उनका इल्ज़ाम है कि आपकी अहलिया जो दूसरी अहलिया हैं, उन्होंने पहले भी धमकियां दी थी कि वो मार देंगी, और इस बारे में आपको इल्म भी था, लेकिन आपने उसके ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं, गलत बात है भाई। ये है, कभी आज तक मेरी कोई अहलिया एक दूसरे के साथ ना लड़ी है, ना किसी ने मारने की किसी की, ना इस घर में हमारी औरतें ना बाहर जाती हैं, ना थानों में जाती हैं, ना किसी को इंटरव्यू देती हैं। ये सारा इल्ज़ाम तराशी हुई है। इन्होंने पहले मैंने मुझे बनाना था, मुझे इन्होंने नहीं बनने दी। इधर से दवाने से पहले इन्होंने लाश उठाई, उठा के पोस्टमार्टम ले गए हैं। मैं जब इधर से जाने लगा तो मेरे कज़नों को इन्होंने, मेरे भाइयों को इन्होंने कहा है कि उसे रोक दो कि वे पीछे ना आए, उधर नहीं आना। मेरा जो ये मामू का बेटा सजावल है, उसका जो मरने वाली का भाई है, उसने खुद मेरे कज़न को कहा है कि वो मलक बोदे को कहा कि वो वापस ना आए, उधर ना आए हमारे पास। मैं जनाजे पे भी जाना था, सारा करना था, इन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि वो उधर ना आए। अब जो आपकी अहलिया के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है, वो आपकी दूसरी अहलिया पे, जी, आपके मुलाजिम पे और आपके बरादर निस्बती पे दर्ज हुआ है। आप क्या समझते हैं इसके अंदर कितनी सदाकत है? भाई बात सुने कि जो मुलाजिम होते हैं ना, बड़े बड़े वकूफ़ी हो जाते हैं। चोरी डिकेटी से भी कोई अंदर जा सकता है, कोई भी। ये तो तय पे तो मुझे जाने किसी ने नहीं ना दिया। इधर मेरे भी रिश्तेदार जितने, उन्होंने भी जो ये जो मेरी सेकंड वाइफ है ना, इसका मैं दुश्मनदार, इसके भाई वगैरह उधर से मेरे पास आते जाते रहते हैं, इधर रहते थे, ताकि मेरा निकलता जब 2-3 गाड़ियों पे निकलता हूँ। मेरी भाई सारे मेरे कत्ल हुए, अभी भी हमारे महाल में जो है 3 इश्तेहारी में। जब वो मेरे साथ बड़ा सलूक है, पहले ये भी इनका भी एक भाई था, वो कत्ल हो गया, वो करता था। ये जो है, ये अब जब मैं निकलता था ये मेरे साथ निकलते, ये सारे इनसे होते थे ज़्यादा सपाट। इन्हें ये इधर कभी कहते थे बोलिए सिर इधर क्या लेने आता जिस पे पर्चा है, वो इधर क्यों रहता है। मैं कहता था वो चला जाएगा, वो इधर नहीं रहेगा, आप ऐसे कहा मुझे दे दें। आप एक तो 2-2 सारे भेजे रिश्तेदार, एक तो 2-2 अपने लड़के, इधर भतीजे भेजे। मैं ये कोई नहीं करता था, कोई मेरे साथ नहीं चलता था। वो चलते थे, उनसे ये जलसपन होते थे। जब मैं इधर आया तो इन्होंने आते शोर डाला था, इन सब ने डाल के, कोई कह रहा था उसने मार दी, कोई मेरी बहनें कह रही थी वो जी उसने मार दी। जब मैंने कहा कि यार मेरे से पुराने पाग ले लो, मेरे 5 बच्चे हैं। ये कहते हैं कि अभी कोई कहता है ये दूसरी बीवी को मार दो, कोई कहता है ऐसे अभी तलाक दे दो। वो भी तो मेरी बीवी है, जो मरने वाली वो भी बीवी। अगर ये जो मार के गया है ये जेल में जाएगा, इसने यही कहना कि मलक शाह बोलते कि मैंने बीवी को कटो दिया है, वो भी तो मेरा ही नुकसान होगा ना। वो भी मेरी बीवी, उसका भी नुकसान मेरा। ये जिस पे पर्चा है ये भी ना, 5 मेरे बच्चे हैं, छोटा बच्चा जो 5-6 माह का। ये कोई कहता है जी वो तरीक रख, कल मैं कदम के पास था, वो कहता है तरीक रकम कर दो। कोई कहता है विलन ना बनो, हीरो बनो। एक मर गई है, दूसरी को मार के मैं उसमें मैं अपने पे पर्चा दूँ तो बच्चों को इधर ले जाऊँगा। कितना मुश्किल है इस टाइम आपका? मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है भाई। कभी मुझे थाने जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है। आगे नाखून साफ हुआ है, जो पुलिस है उसे मेरे ही कदरों ने जाकर, हम 100% हमें पता है कि इसने मारी है, 100% हमें। पर बात तो भाई ये है कि अगर किसी ने देखा तो वो बताए, वो आए इधर आके बताए, सामने आए आके करे, मुझे बताया कि मैंने मारी, उन्हें देखा मारती, बैट मारते देखा। आपका मुलजिम क्या वो मानता है इस बात को थाने में? भाई वो तो मुलाजिम है। जब वो इधर से गया पहले दिन मेरे साले ये सारे उसे मिले, उन्होंने कहा कि तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम उस पर भुगती जाओ, उसे कही जाओ कि उसने मारा है। अब 2 लड़के रात को छूट के आए थाने, उनको भी ये कहते रहे हैं कि आप ऐसा करोगे, आप जो हम कहते हैं वो बयान दो। एक मेरा गार्ड है, उसे कहते रहे कि हम आपको घर लेके देंगे, शहर में इससे अच्छा घर लेके देंगे, आप मलक के पास क्या करते हो। एक गार्ड है, उसे उधर से छुड़ाया, मेरे भांजे ने छुड़ा के, तो उसे कहा कि तुम इधर से चले जाओ, तुमने मलक के पास नहीं जाना। जब दोबारा मलक के पास आओगे तो फिर तुम्हारे पर्चे कराएंगे, ये कराएंगे, वो करवाएंगे। उनके जो लड़के हैं, जो मेरे मदई पार्टी है, छोटे बच्चे हैं, कोई पिस्तौल उठाई फिरता है, कोई कहता मार दो, कभी मुझे कहते हैं हमारे 16 भतीजे हैं, कभी कहते मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मेरे बाबू के बेटे हैं। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि ये जो बात है ना, घर में बैठ के इसका हड़ताल निकाल लें। जो मेरे भाई कहते हैं, कज़न कहते हैं, जो डर लगाते हैं हम लगा देते हैं। ये पुलिस मामला ये हमें अच्छा नहीं लगता। ये कभी मुझे डीपी के दफ्तर बुला लेते हैं, कभी मुझे थाने बाटा बुला लेते हैं, कभी जबकि आपकी जान को भी खतरा है। जब मेरी जान को भी खतरा। रात के 7-7 बजे, 8-8 बजे, 9-9 बजे तक मैं थाने में रहता हूँ, थाने से वापस आता हूँ।
ये कोई नहीं सोचता कि इसकी दुश्मनी है, इसके साथ क्या, कोई मुझे कहता है इसे मार दो, कोई कहता है इसे ऐसे कर दो। ये मैं करके 5 बच्चे कहीं लेके जाऊँगा। आप जो सबसे बड़ी बेटी है मेरी वो 8 साल की, सारे उससे छोटे हैं। सबसे छोटा बेटा जो वो 4-5 माह का है। आप मलिक साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि वो एक दो-धारी तलवार के ऊपर इस तरह फंसे हुए हैं। एक तरफ उनकी अहलिया जो है वो कत्ल हो चुकी है, दूसरी अहलिया के ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका है और इनके लिए सबसे बड़ी मसला ये है कि इनके 4 भाई और वालिद जो हैं वो दुश्मनी में कत्ल हो चुके हैं। ये तमाम मामला को घर में बैठ के हल करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी एक अहलिया जो कत्ल हुई हैं उनको कत्ल करने का इल्ज़ाम इनकी दूसरी अहलिया के ऊपर है। 5 बच्चे हैं और तमाम मामला आपके सामने हैं और पुलिस के लिए भी एक टेस्ट केस है, क्योंकि जो इनका मुलाजिम है वो पुलिस के पास इस चीज़ का एतराफ़ करता है कि उसने इनकी अहलिया के कहने पर कत्ल किया है, लेकिन तमाम चीज़ें जो है वो तफ्तीश में ही सामने आएंगी। सौकन ने अपने शौहर की पहली बीवी को कत्ल कर दिया और कत्ल भी इंतहाई बेदर्दी से किया। इसके पीछे क्या माइंडसेट हो सकता है? ये कोई बीमारी, ज़हनी बीमारी है जिस पर मुब्तला होकर उसने ये इतना इंतहाई इक़दाम उठाया, जबकि जिसके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उसने कत्ल किया है उसके 5 बच्चे हैं। बड़ा बच्चा जो है वो 8 साल का है और जो छोटा बच्चा है वो सिर्फ 3 या 4 माह का है। हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद है मैरी परवेज़, जिसे जानते हैं। मैरी, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। एक औरत जिसके 5 बच्चे हैं और 5 बच्चे बहुत छोटे हैं और उसको जब उसने शादी की तो उसको ये मालूम था कि उसका शौहर पहले से शादीशुदा है और उसके साथ रहता है, उसको डाइवोर्स भी नहीं देगा, सेपरेशन भी नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद उसने शादी कर ली और शादी के 10 साल बाद उसने मुबैना तौर पर उसको कत्ल भी कर दिया। क्या कहेंगी? पहली बात तो ये है कि जब हम अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारे कल्चर के अंदर हम ये प्रपोज करने की बात करें या प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि जेलसी और एनवी होना, मतलब कि हसद करना जो है ये शायद प्यार की एक फॉर्म है या एक पार्ट है। पोजेसिवनेस, जेलसी, एनवियस हो जाना किसी का। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसको इस चीज़ से सेपरेट करने की ज़रूरत है कि एनवियस होना, जेलस होना प्यार का, मोहब्बत का, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इट, नंबर 1। नंबर 2, जेलसी कहाँ से स्टेम करती है, इसका रीज़न्स क्या है? जब कोई इंसान थ्रेटन फील करे या उसको ये खदशा हो कि मेरी रिप्लेसमेंट हो जाएगी या मुझे उस तरीके की अटेंशन नहीं मिलेगी जैसे कि शायद हो सकता है कि किसी और को मिलने लग जाए, उसके साथ जो कि मेरा पार्टनर है, वो जो हम कहते हैं कि जी हमें ओनरशिप चाहिए, पार्टनरशिप नहीं लोग कंसिडर करते हैं अपने रिलेशनशिप को, ओनरशिप कंसिडर करते हैं कि आई ओन दी अदर पर्सन। तो तब जेलसी वहाँ से उसका रूट कॉज बनता है, जिसके अंदर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पार्टनर है इट्स जस्ट फॉर अस। और इस तरह की सिचुएशन के अंदर जिसके अंदर ओके सो इफ़ आई बिकॉज पीपल ट्राई टू रियली प्रमोट दिस आइडिया कि ओ इट्स फाइन कि अगर एक बंदा जो है वो ज़्यादा शादियाँ करता है तो औरत को किसी तरीके से ये चीज़ तस्लीम कर लेनी चाहिए। लेकिन इस केस में भी तो मैरी यही हुआ कि बंदा जो था वो पहले से शादीशुदा था और उसको शादी किए हुए 10 साल हो गए हुए थे जब उसने दूसरी शादी की। तो वो जो आप जेलसी वाला फैक्टर कह रही हैं, औरत ने तो अपनी मर्जी से शादी की, उसको मालूम था कि वो शादीशुदा, तो जेलसी फैक्टर, डू यू थिंक कि इस केस में जेलसी फैक्टर होगा? जेलसी आपकी ग्रो कर सकती है। हो सकता है कि पहले उसने एक्सपेक्ट ना किया हो सकता है उसको लगा हो कि ठीक है मैं शायद हैंडल कर सकती हूँ ये सिचुएशन, बट जेलसी का ग्रो करना ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। आप जब एक इंसान को, और क्योंकि वो दोनों एक ही घर में रह रही थी, तो जब आप एक इंसान को रोज़ देख रहे हो, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई व्हाट शी डिड, और उसके ऊपर जो उसकी जस्टिफिकेशन या उसकी जो रीजनिंग साइकोलॉजिकल है वो ये है, जेलसी की जो एक्सट्रीम फॉर्म है हम उसको ओथेलो सिंड्रोम या जेलसी की साइकोपैथोलॉजी के अंदर ये चीज़ फॉल कर सकती है, जिसके अंदर से अगर कोई इस एक्सट्रीम तक पहुंच जाता है कि वो किसी को मार दे या कत्ल कर दे, नोइंग कि एज सच उसको उससे कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि वो द फर्स्ट वाइफ ना वो औलाद कर सकती थी, ना ही उनके पास कोई एसेट्स थे जो कि सेकंड वाइफ को दिए गए हुए थे, और अकॉर्डिंग टू व्हाट द होल सिनेरियो इज़ कि उनकी जो फर्स्ट वाइफ हैं उनके पास एज सच ना उनको उनके जो हस्बैंड है वो कोई अटेंशन दे रहे थे। अगर फिर भी ये सिचुएशन अकर करती है, इसका मतलब ये है कि उनको फियर, गुस्सा, इनसिक्योरिटी, वो एक एमैलगमेशन है इन सब चीज़ों का। और दूसरी बात ये कि इट्स नॉट नेसेसरी कि अभी ही कोई चीज़ हुई हो जिसकी वजह से ऐसा हो। हम जब बॉटल अप करते हैं अपने इमोशंस को, अगर 10 साल की शादी के बाद उसने ये जाकर ये स्टेप किया है, तो वो पहले दिन से ही हो सकता है कि वो ग्रज लेकर एक बैठी हों और वो आज उनको मौका मिला और उन्होंने उस चीज़ को एक्ट आउट कर दिया। एक औरत जब उसकी औलाद हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाती है,
इन कॉन्टेक्स्ट के अपनी एक्स की वजह से वो बड़ी मोहताज हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो माशरा है उसके अंदर एक ये भी मिथ है कि जब किसी औरत के यहाँ औलाद हो जाती है तो वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है, उसकी जो रूटिंग है उस घर के अंदर मजबूत हो जाती है। इस औरत जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने कत्ल किया है अपनी सौतन को, उसके 5 बच्चे हैं। पहला बच्चा 8 साल का है, लास्ट बच्चा 5 माह का या गालिबन 4 माह का है। तो इंसान इतना कैसे गुस्से में, एक औरत इतना कैसे गुस्से में आ सकती है कि उसकी औलाद भी है जिनकी उसने टेक केयर करनी है, और जो लास्ट बच्चा है वो तो 100% उसके ऊपर रिलाई करता है, उसके बावजूद वो किसी की जान ले ले। 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में जिक्र करना चाहती हूँ मैं यहाँ पे। एक चीज़ है पावर गेम, कि जैसे आपने बोला कि जैसे एक औरत जब बच्चे पैदा करती है और अगर उसके, स्पेशली अगर हमारे कल्चर में अगर उसका बेटा भी हो जाए तो हम ऑटोमेटिकली वो शी स्टार्ट्स टू फील इन पावर। तो एक तो ये है कि जब आप किसी दूसरे को, वो फर्स्ट वाइफ को काइंड ऑफ हकारत की नज़र से देखने लग गई होंगी कि मतलब कि ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो शी इज़ लेस ऑफ अ वुमन, ये उतनी फेमिनिन या उतनी औरत नहीं है जितनी मैं हूँ, क्योंकि मैं एक औलाद पैदा कर सकती हूँ। दूसरी बात ये है कि आपने जैसे बताया कि उनका भी 5 माह का बच्चा पैदा हुआ है, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ सिचुएशन लाइक दिस। एक चीज़ होती है जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, और डिप्रेशन की सेवरल फॉर्म्स हैं। प्री मैटरनल डिप्रेशन होना और पोस्टपार्टम डिप्रेशन होना, इन केसेस के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर हैव बीन सिनेरियोज जिसके अंदर औरतों ने ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं जो कि आप एक इंसान से ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देयर वर केसेस जिसके अंदर औरत ने अपने ही बच्चों को जाकर मार दिया। आई नो एंड आई रिमेंबर ऑफ अ केस जिसके अंदर एक औरत ने अपने 4 बच्चों को अपने सामने, आफ्टर हैविंग अ रीसेंट डिलीवरी, उन्होंने अपने 4 बच्चों को अपने सामने नहर में डूबता हुआ देखा, ठीक है। सो दैट मीन्स कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, और अगेन जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि ये एक ऐसी चीज़ थी जो शायद शी वाज बॉटलिंग अप सिंस ऑल दिस टाइम, एंड आई थिंक कि कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल जो है वो ये बर्दाश्त नहीं करता नॉर्मली कि उसका जो पार्टनर है वो किसी और की तरफ माइल हो। और अगर ये चीज़ एक ऐसी चीज़ थी जो उन्होंने ग्रज बना कर रखी हुई थी इतने देर से, और अब क्योंकि अब उनके पास काइंड ऑफ इमोशनली वो इतनी इनस्टेबल या अनस्टेबल हो चुकी हुई थी कि शी वाज नाउ ऑल्सो मे बी इन पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो कि हम तभी फिगर आउट कर सकते हैं अगर हम उनके साथ बात करते हैं और अगर हम उनको फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि उनकी स्टोरी क्या है, वाई वाज ये, क्या उनके ऊपर एकदम से एक गुस्सा तारी हुआ कि जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ अटेम्प्ट की है। तो हमें सिर्फ एक साइड ऑफ द पिक्चर को नहीं देखना, हमने दोनों साइड्स को देखना। जो मेरी वेरी प्रिसाइजली ये बताइएगा, हम औरत की तो बात कर रहे हैं जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने अपने सौतन को कत्ल कर दिया। जो ये शख्स है, जो शौहर है, एक तरफ उसकी बीवी कत्ल हो चुकी है, दूसरी जानिब उसकी बीवी के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है, वो भी तो किसी न किसी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में से गुजरा होगा इस टाइम। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हमने मेंशन किया कि हमें पिक्चर को पूरा एक होलिस्टिक तरीके से, पूरा एक ओवरव्यू अम्ब्रेला फॉर्म के अंदर उसको हमें देखना पड़ेगा कि जो जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, बच्चों के सामने जाहिर बात है घर के अंदर अब जो चीज़ें हो रही होंगी, पुलिस इन्वॉल्वमेंट हो रही होगी, बच्चों से सवाल जवाब हो रहे होंगे, इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस सिचुएशन ऑन देम नाउ। तो जो जो लोग इन सब सिचुएशन में इन्वॉल्व है सबको हमें देखना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द हस्बैंड। अब वो दो एक डायलेमा के अंदर है कि पहली बात ये कि हो सकता है कि उनके डोमेस्टिक इश्यूज चल रहे हों पहले से भी, इस वजह से फर्स्ट वाइफ का प्रेशर हो सकता है, सेकंड वाइफ का भी प्रेशर हो सकता है, बिकॉज नोबडी रियली वांट्स टू शेयर। और अगर स्पेशली अगर आपको एक रिलेशनशिप के अंदर इस तरह से शेयरिंग करनी पड़ती है तो दिस इज़ समथिंग दैट रियली डैमेजेस अ पर्सन इनसाइड। तो अगर आप अंदर से इमोशनली डैमेज हो रहे हैं, और अगर हम ये कहें कि वो जो बंदा है वो अब मैं उसको विक्टिम नहीं बनाना चाहती कि वो यहाँ पे शायद विक्टिम है कि उनके साथ 2 औरतें बुरा कर रही थी, लेकिन डेफिनेटली ही ऑल्सो शुड बी एबल टू डू सम कैथारसिस, कि वो भी, उनको भी मौका मिले कि वो किससे बात करें कि असल में क्या मसला अंदर चल रहा था। बहुत शुक्रिया, आपने माहिर नफ्सियात मेरी परवेज़ की गुफ्तगू सुनी। इस तमाम आज जितने भी हमने स्टेक होल्डर से उनके जो बयानात लिए, मकतूला के वर्सा जो हैं वो यही कहते हैं कि दूसरी बीवी ने कत्ल किया है और उसको काफ़ी अरसे से इस चीज़ का ग्रज था और वो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही थी। पुलिस के मुताबिक भी, क्योंकि जो मौके से मुलज़िम हिरासत में लिया गया है उसने भी यही बयान दिया है कि उसने छोटी बीवी यानी जो दूसरी बीवी हैं मलिक साहब की, उसके कहने पे उसके साथ मिलकर कत्ल किया है। जबकि इस केस के अंदर जो शौहर है जिसकी एक बीवी कत्ल हो चुकी है और दूसरी बीवी के ऊपर कत्ल का मुकदमा है,
वो चाहता है कि ये घर की बात है, घर के अंदर बैठ के हल किया जाए, क्योंकि वो उस टाइम मौके पे ना तो मौजूद था ना शहर में मौजूद था, इसलिए उसको एग्जैक्ट पिक्चर जो इस बारे में नहीं पता। इदारों को चाहिए कि वो इस केस को टेस्ट केस के तौर पे लें कि इस किस्म के वाक़यात हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा रोनुमा होना शुरू हो गए। जैसे मैरी ने भी कहा कि बेशक औरत को पता था कि उसकी शौहर जो है वो पहले से शादीशुदा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने शादी की, और हो सकता है कि जिस दिन उसने शादी की हो तब से ही ये सारा जो एक गुबार था उसके दिल में भरा जा रहा हो, एक गुस्सा जो था उसके दिल में भरा हो, और दिमाग जो था उसका इस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर ख़राब हुआ और उसने ये इंतहाई इकदाम उठा लिया। तो तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, हमें माशरे के जो इक़्तिदार हैं उनको भी फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। टीम जुर्म जान और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।